एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पढ़ लिया था। वहां पे हमने देखा था भाई कि कंडीशन अगर ऐसी बनती है कि अगर जो है गैसियस रिएक्शन है तो वहां पे प्रेशर को मेजर करना ईजी होता है और वहां से हम रेट या रेट कॉन्स्टेंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ना और आज हमें सीखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो देखिए भाई, जैसा कि हमने पहले कंसंट्रेशन के टर्म्स में डील किया, हमें पता है कि हम कंसंट्रेशन अगर मेजर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है मेरे पास ए से, ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने कंसंट्रेशन के टर्म में इसको डील किया कि ठीक है भाई, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो हमने देखा कि भाई टी बराबर 0 पे इतनी कंसंट्रेशन थी, T1 पे हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन है, T2 पे इतनी है, T3 पे इतनी है, T4 पे इतनी है। तो हम देखेंगे भाई कितने टाइम में इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है और उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, रेट कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे या ऑर्डर पता कर लेंगे। बट बात रही यहां पे कि हम इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम टाइम के साथ मेजर कैसे करेंगे। तो हम मेजर करने के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी, मान लीजिए कि 20 ml की रिएक्शन लगा रखी है, 20 ml हमने इसका एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन को ले लिया है। जैसे ए है, ए का मैंने 20 ml ले लिया या 100 ml ले लिया, ओके, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर है। ओके, ए की कंसंट्रेशन इतनी है। तो अब देखिए, अब यहां पे क्या है कि अब ये 100 ml है सॉल्यूशन और 0.1 मोलर है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का 0.1 मोलर है उसका मैं 100 ml लूं, चाहे मैं 10 ml लूं, चाहे मैं 5 ml लूं, चाहे मैं 2 ml लूं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ही रहेगी भाई। उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 0.1 मोलर ही रहेगी। अब जैसे मैंने 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बना लिया, 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बना लिया है। ओके, मान लीजिए मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन चाहे मैं उसका 5 ml लूं, चाहे मैं इसका 10 ml लूं, मैंने पानी में नमक घोल दिया है। ओके, तो होमोजेनियसली घुल गया। अब मैं उसका 5 ml लूं, 10 ml लूं, 20 ml लूं, 1 ग्लास लूं, कितना भी लूं अमाउंट, उसके कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन तो 1 मोलर ही रहेगी ना। तो प्योर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो मतलब कितना भी वॉल्यूम ले लो वो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहां पे ये बात रही। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 20 ml ले लिया ए के लिए, कितना इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे और कुछ टाइम बाद काम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 मिनट बाद काम क्या करेंगे, इसमें से हम 2-3 ml निकालेंगे। ओके, 2-3 ml निकालेंगे और उसको किसी चीज से हम टाइट्रेट करके देखेंगे। हम इसकी कंसंट्रेशन को कैसे पता कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए कोई और एक हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि हम ए को टाइट्रेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा भाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ओके, यही बात रही। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एसिड है, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, बेस से इसका टाइट्रेशन करवा सकता हूं और मैं देखूंगा कि बेस की कंसंट्रेशन कितनी मैंने ली है, तो उसी के हिसाब से इसका कितना ml कंज्यूम हो रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है। तो ये तरीका होता है एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन पता करने का। तो यहां पे हमने पहले क्या किया, कंसंट्रेशन के टर्म में डील किया, तो हमने हर एक टाइम पे क्या किया, ए को टाइट्रेट किया और वहां से उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी और हमने लिखा कि टी बराबर 0 पे इतनी कंसंट्रेशन है इनिशियल, टी बराबर टी पे इतनी है, टी बराबर इतने पे इतनी है, इतने पे इतनी है, इतने पे इतनी है, और हमने कंसंट्रेशन के टर्म में चीजों को डील किया। दूसरा हमने क्या देखा, प्रेशर के टर्म में देखा। दूसरा हमने किसके टर्म में देखा, प्रेशर के टर्म में देखा। प्रेशर के साथ भी यही किया, टाइम के साथ जो है टोटल प्रेशर हम मेजर करते गए और वहां से भी हमें सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम के टर्म में क्या कैलकुलेट करना, चीजें आसान है, तो जी हां आसान है, जी हां आसान है। देखिए कैसे, अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने एक रिएक्शन ले लिया है, H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। H2O2 लिक्विड होता है, ओके, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो डिकम्पोज होके ये क्या बनाएगा, अगर मैं ये 2H2O2 लेता हूं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O बनाएगा, 2H2O बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, O2 यहां पे बनाएगा। ओके, तो अब क्या है कि अगर मुझे इस रिएक्शन को मॉनिटर करना है कि भाई ये इसकी कंसंट्रेशन H2O2 की कैसे चेंज हो रही है, तो मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है, इनिशियली पता है कि H2O2 की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या है, क्योंकि मैं उसको रिएक्शन करवा रहा हूं तो उसकी कंसंट्रेशन मुझे इनिशियली पता होगी। लेकिन टाइम टी पे मैं कैसे पता करूंगा, तो भैया ठीक है, टाइम टी बराबर T1 रखता हूं मैं 5 मिनट, T2 रखता हूं मैं 10 मिनट, T3 रखता हूं मैं 20 मिनट। मुझे इन सारे टाइम पे क्या करना है, H2O2 की क्या कंसंट्रेशन बची है वो मुझे पता करना है। तो मैं क्या काम करूंगा कि ठीक है भैया, इसका हमने जितना भी 50 ml 100 ml रिएक्शन में बिठा लिया है, मैं इसका हर बार क्या करूंगा, 2 ml लूंगा और किसी एक चीज से मैं टाइट्रेट करके देखूंगा। ठीक है,
तो इसकी टाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो इसकी टाइट्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं भाई KMNO4 यूज कर सकते हैं। KMNO4 सॉल्यूशन क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा भाई कि ये कितना KMNO4 यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि H2O2 की क्या कंसंट्रेशन होगी। समझ में आई बात भाई? H2O2 का हमें टाइम के साथ कंसंट्रेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का फिक्स अमाउंट लेंगे। जैसे हर बार हम 2 ml 2 ml 2 ml ले और हम उसको KMNO4 से टाइट्रेट करके देखें, तो हम ये देखेंगे कि हर बार KMNO4 का कितना अमाउंट लग रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट, इसकी कंसंट्रेशन को हम H2O2 के हर एक टाइम पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म पे डील कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका क्या है कि हमें इसकी कंसंट्रेशन बार बार ना चेक करनी पड़े, सिर्फ KMNO4 कितना यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, हम ऑर्डर या रेट कांस्टेंट क्या करें, कैलकुलेट कर लें। आई बात समझ में? फिर से सुनिए, पहले क्या करना है, इसको इसके साथ टाइट्रेट करवाना है, फिर हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, N1V1 = N2V2 टाइप से, और इसको यहां पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें उतनी मैथमेटिक्स ना करना पड़े, हमें पता है हम इसका हर बार 2 ml फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और हम KMNO4 के साथ उसको टाइट्रेट कर रहे हैं, तो KMNO4 का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, KMNO4 का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, अगर सिर्फ मुझे इतना ही देख के सिर्फ इसके वॉल्यूम से पता चल जाए कि इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो और भी आसान है, थोड़ा हमारी मैथमेटिक्स कम यूज करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, यहां पे क्या है, हमें वॉल्यूम के टर्म में यही देखना है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पता ना करके, मतलब डायरेक्ट पता ना करके, जो यहां पे है, जो हम टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, उसके थ्रू हम क्या करें, कैलकुलेशंस अपनी करें। एक तो ये तरीका है, हम इसको डायरेक्ट क्या करें, रिएक्टेंट को ही टाइट्रेट करवा के हम पता कर लें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भाई कि ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, कोई टाइट्रेशन अभी हमें नहीं करवानी है, कोई टाइट्रेशन क्या करनी है, नहीं करवानी है। ये रिएक्शन हो रही है, अब ये क्या, H2O क्या बनेगा, H2O लिक्विड, और O2 क्या बनेगा, O2 बनेगा गैस। ओके, तो यहां से मैं काम क्या कर सकता हूं कि ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो मुझे यहां पे कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं करना है, मैं बस क्या करूं कि जो O2 जो है, O2 कितना निकल रहा है, O2 कितना निकल रहा है, O2 को मैं कलेक्ट कर लूं और इसका वॉल्यूम मैं मेजर कर लूं कि भैया कितना O2 निकल रहा है, कितना वॉल्यूम, और सिर्फ O2 की वॉल्यूम को मेजर करके मैं पता कर लूं कि भैया ठीक है, ऑर्डर क्या है, रेट क्या है। तो ये भी एक आसान तरीका है, तो यहाँ पे मुझे टाइट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके हमें सीखने हैं कि भैया ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, इसका हमें ऑर्डर पता करना है, टाइट्रेशन करके पहले जो टाइट्रेंट है उसकी कितनी वॉल्यूम कंज्यूम हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एस्टिमेशन है, रिएक्टेंट को टाइट्रेट करवा के। दूसरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसका भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट का के हम मेजरमेंट से भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये दो तरीके हमें देखने हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला तरीका कौन सा होगा, तो ठीक है भाई, तो इसमें भी हम एग्जांपल किसका लेंगे, तो हम एग्जांपल लेंगे H2O2 का ही। तो रिएक्शन हमने क्या लिखी थी कि भैया ये H2O2 लिक्विड है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतना हमें पहले ही पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये डिकम्पोज होगा किसमें, ये देगा हमें 2H2O प्लस हमें क्या देगा, ये O2 देगा यहाँ पे। तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भैया ठीक है, हम एक एक टाइम पे क्या करेंगे, इधर लेंगे, और हमें इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे टाइट्रेट करेंगे, KMNO4 से। इसकी टाइट्रेशन किससे करेंगे हम भाई, KMNO4 से टाइट्रेशन करेंगे। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे, हम लिखेंगे टाइम, ओके, और यहां पे कितना वॉल्यूम KMNO4 का यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ KMNO4 यूज्ड। ओके, तो हम ये देखेंगे भाई कि ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास H2O2 है। तो H2O2 हमने क्या किया, रिएक्शन शुरू होने से पहले ही, मतलब शुरू में ही हमने, मतलब टाइम t बराबर 0 पे हमने क्या कर लिया, इसका कुछ वॉल्यूम ले लिया, 2 ml ले लिया। अब ये H2O2 का ही सॉल्यूशन है, तो उसमें भाई अब उसका 5 ml लो, 10 ml लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को हमें टाइट्रेट करना है। तो हमने शुरू में इसका 2-3 वॉल्यूम, कुछ भी 2-3 ml 5 ml कुछ भी हम ले लेंगे। ओके, लेकिन ये फिक्स रहेगा, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट फिक्स रहेगा कि हम हर बार उसका 2 ml निकाल रहे हैं तो 2 ml ही उसमें से निकालेंगे, अगर 3 ml निकाल रहे हैं तो हम 3 ml ही निकालेंगे। तो हमने t बराबर 0 पे हमने देखा कि KMNO4 का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो रहा है, t बराबर 0 पे हमने लिख दिया इसको V0। फिर हमने टाइम t1 पे देखा, मतलब 5 मिनट बाद हो सकता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, यहां पे हमने इसका KMNO4 का वॉल्यूम देखा V1 हो रहा है। फिर हमने T2 देखा, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या था इसका, V2 था, यहाँ पे T3 था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था,
V3 था। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइम पे इसका कितना KMnO4 का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है उसके टाइट्रेट करने में इसके फिक्स अमाउंट 2 ml अमाउंट को तो ये हमने यहां पे लिख लिया है। पक्की बात है। अब देखिएगा भाई, यहां पे अब कहानी यहां पे थोड़ी सी शुरू होती है। अब देखिए यहां पे 2H2O2 H2O प्लस O2 यहां पे है। अब हमने जो इनिशियल वॉल्यूम यूज किया है KMnO4 का, तो हम इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं कि अभी रिएक्शन शुरू होने से पहले ही हमने H2O2 लिया और हमने उसको क्या कर लिया, KMnO4 से उसको क्या कर लिया भाई, उसका टाइट्रेट कर लिया है। तो यहां पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है V0 यूज हो रहा है। तो V0 किसको बता रहा है? V0 बता रहा है कि भाई H2O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? अरे भाई चलिए मान लीजिए, देख लीजिए, मैंने इसका कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 1 मोलर इसका सॉल्यूशन है, यहां पे 1 मोलर सॉल्यूशन है। तब मैंने इसका शुरू में 2 ml लिया। ओके, तब हम देख रहे हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम लग रहा है भाई, इसमें कितना वॉल्यूम लग रहा है KMnO4 का। KMnO4 की फिक्स कंसंट्रेशन जो भी होगी सी, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका भाई, इसका हमें 3 ml लग रहा है। फिर कुछ देर बाद हमने इसका फिर से 2 ml लिया, कुछ टाइम बाद फिर हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन इसकी C1 ही KMnO4 की और ये हमारे पास 2 ml लग रहा है। ओके, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, इनिशियली क्या होगा कि ये H2O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, तो जो वॉल्यूम लगेगा KMnO4 का वो ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, फिर टाइम के साथ क्या होता जाएगा, इसका 2 ml फिर से लूंगा मैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम हो चुकी रही होगी। 5 मिनट बाद रिएक्शन शुरू हो गई है तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो चुकी रही होगी। तो अब चूंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब इसके क्या है भाई, मोल कम है H2O2 के, तो अब H2O2 के मोल कम है तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका कम कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, और कम कंसंट्रेशन का मतलब उसका कम वॉल्यूम में ही काम चल जाएगा, है या ना। इसी तरीके से फिर से मैं इसका 2 ml लूंगा, फिर मैं देख रहा हूं कि कंसंट्रेशन तो इसकी फिक्स है, इसका कितना अमाउंट लग रहा है, इसका 1 ml ही लग रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि इसका कितना अमाउंट लग रहा है, जैसे शुरू में 3 ml लग रहा है। ओके, तो 3 ml हमारे पास किसको दर्शा रहा है कि भाई ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कुल मिला के ये होगा, जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होगा V0, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये वॉल्यूम किसका है, KMnO4 का है, तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0, ये किसके लिए, H2O2 के लिए। इनिशियल जो वॉल्यूम KMnO4 का लगेगा। अब कुछ टाइम बाद हमने देखा तो यहां पे ये V1 या VT यहां पे। ओके, तो कुल मिला के कुछ देर बाद जो भी वैल्यूज आएंगे उनको हम VT रख लेंगे, टाइम डिफरेंट वैल्यू पे। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा कि उस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन है किसकी, H2O2 की, किसकी, H2O2 की। समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। हमने फिक्स कंसंट्रेशन ले रखी है, ठीक है, KMnO4 की। अब हमें उसको टाइट्रेट करवाना है H2O2 से। तो शुरू में क्या लग रहा है, इसका ज्यादा अमाउंट लग रहा है KMnO4 का, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर टाइम के साथ H2O2 का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो KMnO4 का जो वॉल्यूम हम दे रहे हैं, मतलब जो अमाउंट हम KMnO4 का दे रहे हैं वो भी कम होता चला जा रहा है। तो जो इनिशियल वॉल्यूम लगा था KMnO4 का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा कि H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पर्टिकुलर टाइम T पे जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है KMnO4 का, वो क्या हो जाएगा कि उस टाइम T पे H2O2 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमें चाहिए, हमें यही तो चाहिए, A0 और AT ही चाहिए, A0 और AT ही तो चाहिए। अब मान लेता हूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन है 2H2O2 2H2O प्लस O2, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, 2.303 अपॉन T, और ये लॉग यहां पे क्या हो जाएगा, A0 अपॉन AT। और हमें पता है कि A0 किसके प्रोपोर्शनल है, V0 के, और AT किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये VT के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, A0 अपॉन AT बराबर V0 अपॉन VT के बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो सिंपल सा ये हमारे पास वॉल्यूम के टर्म में हम यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, V0 अपॉन VT हो जाएगा।
ये किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, जब हम रिएक्टेंट को एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके, और यहां पे वी नॉट की वैल्यू भी गिवन है यहां पे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। जैसे कैसे एक हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे देखिएगा ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड भाई डिहाइड्रेट हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, और हमें CO2 और H2O दे रहा है, ओके। 2 ml of solution was withdrawn at different times and titrated against 0.1 N KMnO4 solution shows that the reaction, ठीक है। अब ये मेरे पास डेटा है, यहां पे हमारे पास डेटा है, ये दिया हुआ है कि भैया ठीक है, हमने यही रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है COOH ट्वाइस और ये CO प्लस CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन है। अब यहां पे हम क्या करेंगे इस रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट में कि ठीक है, इसका हमने जो भी कंसंट्रेशन थी, इसका हम क्या करेंगे, हर बार 2 ml लेंगे और यहां पे KMnO4 इतने नॉर्मल है, उसके वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि हमने शुरू में इनिशियली जब 2 ml लिया किसका, इस सॉल्यूशन का, मतलब रिएक्शन जैसे ही शुरू हुई है उसके पहले, मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है मान लीजिए, तो यहां पे क्या हुआ है, उस टाइम t बराबर 0 पे इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, इसका वॉल्यूम लग रहा है 22.0 ml KMnO4 का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास V0 हो गया है। फिर 300 मिनट बाद, 300 मिनट बाद मतलब 5 घंटे बाद, 300 मिनट बाद देखा जा रहा है तो इसका कितना वॉल्यूम लग रहा है, 17 ml लग रहा है। 450 मिनट बाद देखा जा रहा है तो इसका 15 ml लग रहा है। 600 मिनट बाद देखा जा रहा है तो 13.4 ml वॉल्यूम इसका लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ठीक है, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रही होगी इसकी ऑक्जेलिक एसिड की, फिर टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तभी इसका जो अमाउंट है KMnO4 का वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे क्या है कि ये V0 है, ओके, ये भी VT है, ये भी VT है और यहां भी VT है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, पहला प्रूव दैट it is a first order reaction, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ओके। तो देखिएगा हमारे पास V0 एक है, VT हमारे पास कई सारे हैं, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, रेट कांस्टेंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और ये लॉग V0 अपॉन VT हमें कर देना है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, रिएक्टेंट का यहां पे कर रहे हैं और हमें V0 यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 2.303 अपॉन T, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें VT की वैल्यू बारी बारी रख के देखना है कि रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पे VT मैंने पहला कौन सा डेटा रख दिया, ये वाला डेटा रख दिया है, ये वाला हमने डेटा रख दिया, ये वाला डेटा रख दिया है। तो टाइम कितना है, ये 300 मिनट है, ये V0 फिक्स है, फिर टाइम कितना है, ये 300 है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 300 रख दिया मिनट, ओके। और इसी के साथ साथ यहां पे हमने क्या कर दिया, लॉग V0 कितना है, V0 है 22.0, कोई भी यूनिट होगी, यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगी ये, और नीचे क्या है हमारे पास VT, तो मैं VT ये वाला रख रहा हूं 17.0, ओके। फिर दूसरे डेटा से देखिए, रेट कांस्टेंट तो रिएक्शन का सेम ही रहना चाहिए, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहना चाहिए। फिर मैं रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, K इज इक्वल टू 2.303। अब मैं डेटा कौन सा ले रहा हूं, ये वाला डेटा ले रहा हूं, कौन सा डेटा, ये वाला डेटा ले रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा, तो इस वाले डेटा के लिए मुझे सेट लेना है, तो V0 तो ये फिक्स है, फिर T क्या हो जाएगा 450 मिनट, 450 मिनट, और ये लॉग क्या हो जाएगा, V0 तो मेरे पास फिक्स है, V0 है 22.0 ml और VT कितना है यहां पे 15.0 है यहां पे, ये हो गया है। फिर तीसरा डेटा लेते हैं हम, तो तीसरे डेटा से देखिए, तीसरे डेटा से आएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब यहां पे टाइम कितना है 600 मिनट है, तो यहां पे हमने 600 मिनट रख दिया, यहां पे 600 मिनट, और लॉग V0 फिक्स है 22.0 जो इनिशियल वॉल्यूम थी, डिवाइडेड बाई VT कितना है यहां पे 13.4 है यहां पे। तो जब आप इन तीनों के लिए K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आंसर मैं लिख दे रहा हूं, ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.000, तीन ही जीरो है ना, यहां पे मैंने सॉल्व कर रखा है, हाँ 0.00852
ये मिनट इनवर्स आएगा। ये भी कितना आएगा 0.00085 मिनट इनवर्स आएगा। ये भी कितना आएगा 0.00085 मिनट इनवर्स आएगा। तो देखिए इसको हमने तीनों डेटा के लिए क्यों किया भाई, अगर मुझे रेट कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है तो मैं कोई भी एक डेटा सेट ले लूं, कोई भी एक डेटा सेट ले लूं, यहां से भी यही आएगा, कोई भी डेटा सेट ले लूं यही आएगा, कोई भी डेटा सेट यही आएगा। तो जी हां, अगर आपको पहले से ही पता है कि रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर है, तब कोई भी एक डेटा सेट ले लीजिए, वहां से हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या करना है, प्रूव भी करना है कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमें प्रूव करना हो कि फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो यहां पे क्या है कि आप इसको फर्स्ट ऑर्डर मान के जो डिफरेंट डेटा सेट हैं उनके लिए हम क्या करें, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें अलग अलग। ओके, जितना भी डेटा सेट है सबके लिए आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सभी डेटा सेट के लिए रेट कांस्टेंट अगर हमारे पास सेम आते हैं, अगर सभी डेटा सेट के लिए अगर रेट कांस्टेंट यहां पे सेम आता है मतलब हम सही जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं कंसंट्रेशन और टाइम के साथ। तो यही यहां पे प्रूव करना है कि जितने भी डेटा सेट है अगर सबके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब जो हमने ऑर्डर रिएक्शन का प्रेडिक्ट किया है वो ठीक है। तो यही बता रहा है कि सारे रेट कांस्टेंट सेम है किसी भी सेट डेटा के लिए, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे ये प्रूफ हो गया है। और दूसरी बात, हमें रेट कांस्टेंट पता करना है तो हम क्या करें, कोई भी एक डेटा सेट यहां पे ले लें। बात समझ में आ गई भाई? इस क्वेश्चन में क्या है, हमें V नॉट की वैल्यू दी हुई है, टाइट्रेंट की V नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो हमें फॉर्मूला पता है V नॉट अपॉन VT, और VT की वैल्यू कई सारी दी हुई है, तो हम कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं, और बाकी सारी वैल्यू जब दी है तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन उसी ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। क्यों? क्योंकि सारे डेटा सेट के लिए हम बारी बारी रेट कांस्टेंट को पता कर लेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। सिमिलरली ऐसा ही होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है, किससे रिलेटेड, H2O2 से रिलेटेड ही दिया है। अगर हमारे पास यही रिएक्शन दिया है H2O2 और यही H2O2 का ही आपको एग्जाम में भी देगा, अगर दिया तो 2H2O2 2H2O प्लस O2 यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे भी दिया, यही दिया रहेगा। T बराबर 0 पे आपको V1 दिया रहेगा, T बराबर आपको कुछ भी दे देगा, T1 पे आपको सॉरी ये V नॉट हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा, T2 पे ये V2 हो जाएगा और T3 पे ये V3 हो जाएगा। ऐसे आपको डेटा दिया होगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला पता है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 log अपॉन T और ये V नॉट अपॉन VT हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर रेट कांस्टेंट पता करना है तो यहां से हमें V नॉट मिल गया है, ठीक है। बाकी ये T बराबर T, हम कोई भी एक टाइम लिमिट ले सकते हैं और यहां से मैं रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। 2.303 टाइम वाला पहला वाला डेटा सेट में ले लूं, T1 रख दूं और ये log V नॉट अपॉन VT1 रख दूं, ये वैल्यू रख दूं, तो यहां से रेट कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे इसमें पूछ दे कि प्रूव करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इस डेटा सेट के लिए भी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस डेटा सेट के लिए भी, और ये सारे के सारे अगर सेम आ जाएंगे तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो पहला तो ये था कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्टिमेशन किसका करें, रिएक्टेंट का करें। अब दूसरी बात यह है नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करवाता है तो हमें कौन कौन सा डेटा यहां पे दिया रहेगा। यही रिएक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए 2H2O2 लिक्विड गिव्स 2H2 लिक्विड प्लस O2 यहां पे गैस दिया होगा। तो प्रोडक्ट में हम किसका अमाउंट, किसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, प्रोडक्ट में हम O2 का वॉल्यूम यहां पे देखेंगे। हर कुछ टाइम के बाद जो है O2 का जितना O2 बना होगा हम उसका वॉल्यूम जो है निकाल लेंगे, जितना O2 बना होगा उसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे हर फिक्स टाइम में। ओके, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि O2 कितना अब आ रहा है। अब जैसे शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो O2 क्या आएगा भाई हमारे पास ज्यादा आएगा, बाद में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास O2 क्या आएगा, कम आता जाएगा। गॉट इट, इतनी बात आपको तय है। तो यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे क्या आएगा, अब जो डेटा सेट आएगा उसमें हमें O2 का वॉल्यूम देखना है कितना आ रहा है। तो हमारे पास टाइम क्या होगा, अब यहां पे देखिए T बराबर 0, ओके, T1 T2 T3, ओके, ये T3 हो गया। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 आएगा।
तो अब देखिए, अब t बराबर जीरो का मतलब क्या है, रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो इसका तो कोई वॉल्यूम आएगा ही नहीं, प्रोडक्ट का कोई वॉल्यूम नहीं आएगा, तो t यहां पे क्या होगा, v0 नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, v0 बराबर 0 होगा, v0 होगा ही नहीं। तो याद रखना, जब आप रिएक्टेंट के लिए प्रोसीड करोगे तो आपको यहां पे v0 मिलेगा रिएक्टेंट के टर्म में। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली रिएक्टेंट को ही मेजर कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को एस्टिमेट कर रहे होंगे तो वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि t बराबर 0 पे तो प्रोडक्ट अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये कुछ नहीं आएगा। अब कुछ देर बाद मैं देख रहा हूं, यहां पे मैं कुछ देर बाद देख रहा हूं, टाइम t बराबर t1 पर, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, v1 आ गया, t2 पे क्या हो गया, v2 आ गया, और t3 पे क्या आ गया, v3 आ गया है। तो अब देखिए यहां पे, अब देखिएगा यहां पे, अब मेरे पास v1 v2 v3 आ रहे हैं, तो मुझे पता है इसकी वॉल्यूम को मैं कैसे भी रिलेट करूंगा तो ये क्या बताएंगे, इसके टाइम t पे कंसंट्रेशन ही ये बताएंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन ये यहां से हमें नहीं पता चल सकता है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नहीं पता चलेगा, इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, तब हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में क्या दिया रहेगा, आपको एक और डेटा दिया रहेगा। एक और डेटा क्या दिया रहेगा, t इंफिनिटी पे आपको ये वॉल्यूम इंफिनिटी दिया रहेगा। अब t इंफिनिटी क्या है यहां पे, तो देखिए t इंफिनिटी ये है कि भैया रिएक्शन क्या है, कम पूरी हो गई है। यहां पे t इंफिनिटी यही दिया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कभी कंप्लीट तो होगा नहीं पूरा, ओके थ्योरेटिकली, लेकिन रिएक्शन चल रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब रिएक्शन में से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, अब रिएक्शन में से कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। हमने जैसे मान लीजिए हमने 5 घंटे देख लिया, तो वहां तक 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, फिर हमने उसको 4 दिन के लिए छोड़ दिया, तो हम देख रहे हैं कि 4 दिन बाद वहां पे हमें कोई भी प्रोडक्ट यहां पे नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, तो हमें t इंफिनिटी पे क्या मिलेगा, v इंफिनिटी मिलेगा। तो t इंफिनिटी का क्या मतलब है, t इंफिनिटी का क्या मतलब है कि जब रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है। इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि अब H2O2 चल रहा है, मैं उसमें से 2 ml मतलब 2-2 ml के कई सारे सेटअप बिठा दूं, ओके 2-2 ml के कई सारे सेटअप बिठा दूं। मैंने 10 बर्तन ले लिए और 10 बर्तन में मैंने 2-2 ml जो है डाल रखा है H2O2 का, ओके। तो पहले बर्तन का मैंने शुरू में ही तो कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं, तो मैंने V0 कैलकुलेट किया, V0 कुछ नहीं आएगा। फिर दूसरे बर्तन में जिसमें 2-3 ml 5 ml रखा है, उसको मैंने 5 मिनट बाद देखा, तब उसमें से जो O2 का वॉल्यूम इतना था। T2 मतलब हमने 10 मिनट बाद तीसरे बर्तन को देखा, तीसरे बर्तन को 10 मिनट बाद मेजर किया कि उसमें O2 का कितना वॉल्यूम है। फिर 20 मिनट बाद हमने चौथे बर्तन को देखा कि उसमें कितना O2 का वॉल्यूम आ रहा है। 30 मिनट बाद या 40 मिनट बाद हमने पांचवें बर्तन को देखा कि उसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरीके से हम H2O2 के फिक्स अमाउंट के लिए डिफरेंट टाइम्स पे क्या देखेंगे, O2 का कितना वॉल्यूम आ रहा है। ओके, अब यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या है भाई, T इंफिनिटी। T इंफिनिटी का क्या मतलब है, T इंफिनिटी का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हमने आखिरी बर्तन को सबसे लास्ट में देखा, 4-5 दिन बाद देखा। हमने ये देखा कि यार मतलब 1 घंटे या 2 घंटे या मतलब 15 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 90% कंप्लीट हो गई है, तो हमने उसको 5-6 दिन 10 दिन छोड़ दिया। 10 दिन बाद देखेंगे कि O2 का कितना वॉल्यूम मिल रहा है। तो यहाँ पे T इंफिनिटी का यही मतलब है कि अब रिएक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, जितनी रिएक्शन होनी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2H2O2 ये लिक्विड है और ये मेरे पास क्या है 2H2O प्लस यहाँ पे O2 है, तो अब यहाँ पे क्या था, मान लीजिए इसका अगर क्या था, ये 1 मोल था, यहाँ पे मान लीजिए शुरू में 1 मोल था। तो T बराबर इंफिनिटी का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा अब रिएक्ट कर गया, लगभग पूरा रिएक्ट कर गया, हम मान लेंगे पूरा रिएक्ट कर गया, अब ये कुछ नहीं बचा है। तो इनिशियली क्या होगा, अगर T बराबर 0 पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन जब हम T बराबर T इंफिनिटी देखेंगे, मतलब क्या, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो इसका कितना मिलेगा, इसका कितना मिलेगा, तो ये जितना का जितना टूट गया, सब किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, O2 के वॉल्यूम में। मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट टूट के हमें क्या दे रहा है, O2 दे रहा है। तो T इंफिनिटी में जब हम वॉल्यूम मेजर करेंगे तो उसको हम नाम दे देंगे V इंफिनिटी। तो V इंफिनिटी क्या बताएगा कि अब भैया कोई हमारे पास H2O2 रिएक्शन में नहीं बचा है, जितना था सबका सब डिकम्पोज होके हमें क्या दे चुका है, मतलब वो O2 की वॉल्यूम दे चुका है। तो आप यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिएगा, जी हां, हम यहां पे हमारे पास यहाँ पे V0 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई प्रोडक्ट फॉर्म ही है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हमें यहाँ पे V इंफिनिटी मिल रहा है। तो V इंफिनिटी कब मिल रहा है, जब ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया है। जब ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा तब यहाँ पे जो O2 का अमाउंट मिलेगा, जो वॉल्यूम मिलेगा, वो हमारे पास V इंफिनिटी होगा। तो ये क्या था, 1 मोल था, अभी क्या है 0 मोल है।
तो कितना रिएक्ट कर गया, 1 मोल रिएक्ट कर गया मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया है और वो हमें V इंफिनिटी दे रहा है। तो V इंफिनिटी क्या बताएगा कि ये शुरू में कितना था। आई बात समझ में, हाँ या ना, आई बात समझ में, हाँ या ना अरे भैया आप जो है 1 रुपए का क्या बेच रहे हो, 2 रुपए का एक पेंसिल बेच रहे हो, ठीक है, 2 रुपए का एक पेंसिल बेच रहे हो और आप मेजर कर रहे हो कि ठीक है भाई आज जो है 50 रुपए का पेंसिल बिका तो आप बता दोगे 25 पेंसिल बिका। आज आप बता दोगे कि भैया ठीक है 100 रुपए का पेंसिल बिका तो आप बता दोगे कि 50 पेंसिल आज हमारे पास बिका हुआ है। तो ये जो पैसा मिल रहा है हमें कि 30 रुपए का पेंसिल बिका, 50 रुपए का पेंसिल बिका, वो क्या है हमारे पास, ये O2 का वॉल्यूम है। तो हम उससे रिलेट करके बता सकते हैं कि हमारे पास शुरू में पेंसिल कितना था। ठीक है, अब क्या है, आपने पेंसिल ले आ दिया, आपको भी नहीं याद है कि आप कितना पेंसिल ले आए थे एक बार में। ठीक है, अभी आपके दुकान में कोई पेंसिल नहीं बची है, आप गए ढेर सारा पेंसिल थोक में खरीद के ले आए और आपने अभी काउंट करना नहीं किया कि आपके पास कितना पेंसिल है। लेकिन आपने लास्ट में क्या देखा कि यार ठीक है पेंसिल का पैसा आप अलग रखते गए और आपने एक दिन देखा कि भाई आप तो दुकान में पेंसिल बचा ही नहीं है, दुकान में पेंसिल क्या है, बचा ही नहीं है। लेकिन पेंसिल का सारा पैसा आपने अलग रख रखा है जितना आपने पेंसिल बेच रखी है। तो आप जब उस गल्ले में देखोगे भाई कितना पैसा है तो आप उस पैसे को काउंट करके बता सकते हो कि ठीक है यार मैं कितना पेंसिल ले आया था, है ना। जब सामान बचा ही नहीं तो उसका पैसा देख लो, टोटल पैसा कितना है तो आप बता दोगे हाँ यार इतना पेंसिल हम बेच चुके हैं। तो यही कहानी यहां पे है कि सारा का सारा पेंसिल बिक चुका है, सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है और वहां से जो पैसा मिला है उसको हम क्या, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा कि टोटल पेंसिल कितना था या फिर इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। यहां पे आ गई बात समझ में। तो ये क्या बताएगा भाई, ये क्या बताएगा, पहली बात तो जो हमारे पास V इंफिनिटी होगा ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप कहोगे सर फिर VT क्या रिफ्लेक्ट करेगा, VT क्या रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखिएगा भाई VT की क्या कहानी है। VT की कहानी ये है, फिर से वही पेंसिल वाले एग्जांपल पे आता हूं, अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि भाई ठीक है कितना हमारे पास पेंसिल था शुरू में, कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी यहां पे। अब मान लीजिए आपने कुछ टाइम बाद देखा, आप पेंसिल ले आए, आपने एक, अब याद रखिएगा एक पेंसिल 2 रुपए की है, आपने देखा अपने गल्ले में जहां भी आप दुकानदार पैसा रखते हैं तो वहां पे उन्होंने देखा कि यार पेंसिल का इसमें 50 रुपया रखा है। कितना रखा है, 50 रुपया रखा है। तो 50 रुपया क्या बताएगा कि कितनी पेंसिल बिक गई है, क्या बताएगा, कितनी पेंसिल बिक गई है। तो इसी तरीके से जब हम VT पे मेजर करेंगे कितना ऑक्सीजन मिला तो वो क्या बताएगा कि कितना हमारे पास H2O2 रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, कितना H2O2 रिएक्ट कर चुका है या फिर कितना पेंसिल बिक चुका है। अभी ये नहीं बता रहा है कि कितना पेंसिल बचा हुआ है। तो VT क्या बताएगा, VT बताएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड। ये कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि वो कंज्यूम होगा तभी हमारे पास O2 फॉर्म होगा। ठीक है, ये पता चल गया। अब आपको पता चल गया भाई 50 रुपया पड़ा है, आपने 25 पेंसिल ही बेची है, तो आपको पता करना है कितना पेंसिल बचा है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे हाँ यार मैं इतना मतलब 400 रुपए की पेंसिल टोटल बिकेगी, तो मतलब मैं 100 पेंसिल लाया था और 50 रुपए की पेंसिल अभी बिकी है, मतलब 25 पेंसिल बिकी है, तभी 75 पेंसिल हमारे पास बचा हुआ है। तो वहां पे आपने क्या काम किया, टोटल पेंसिल की कितनी कीमत है, मतलब V इंफिनिटी, और हमने कितने की पेंसिल बेची है अभी, तो ये VT, ये किसको बताएंगे, ये बताएंगे कितनी पेंसिल बची है या कितना कंसंट्रेशन बचा है। पक्की बात, VT क्या बताएगा, कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है। ओके, VT क्या बताएगा, जैसे अगर यहां पे है H2O2 H2O प्लस O2, तो यहां पे क्या है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन T बराबर 0 पे, ये क्या है A0 मोल है। तो ये किसको बता देगा, ये बताएगा, ये V इंफिनिटी बता देगा, ये क्या बता देगा, V इंफिनिटी बता देगा। और टाइम T बराबर T पे ये कितना बचेगा, ये A0 माइनस X बचेगा। ओके, तो यहां पे X को कौन बता रहा है, X को बता रहा है हमारे पास VT कितना कंज्यूम हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंफिनिटी A0 को बता रहा है माइनस VT किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। तो ये हमारे पास रहा, ये हमारे पास रहा। ओके, मतलब ये किसके हो जाएगा, A0 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AT के। तो अगर हम प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, यहां पे चाहिए हमें A0 अपॉन AT, या फिर K बराबर 2.303 अपॉन T,
और ये क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट कौन दर्शा रहा है v इंफिनिटी माइनस ए टी कौन बता रहा है v इंफिनिटी माइनस v टी। तो यहां पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप इन दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने देखे हैं उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। पहले वाले में क्या होगा, अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में इसको डील करेंगे, ओके सॉरी, अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में डील करेंगे तो रिएक्टेंट के टर्म में आपको v नॉट नहीं दिया रहेगा, सॉरी रिएक्टेंट के टर्म में हमको v इंफिनिटी नहीं दिया रहेगा। ओके क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट को ही मेजर कर रहे हैं तो v इंफिनिटी पे कुछ रिएक्टेंट नहीं बचेगा। और जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में डील करेंगे तो हमारे पास v नॉट नहीं दिया होगा। ओके और अगर हमारे पास v नॉट है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। अगर हमारे पास v इंफिनिटी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। समझ गए आप रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में कैसे हमें डील करना है। अब एक आध हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसको। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस NH4NO2। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज हो रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम वाज फॉलोइंग। तो हमने क्या किया भाई, फिर से वही, जैसे यहाँ पे 3 डेटा दिया हुआ है हमारे पास, तो हमने 3 बर्तन में फिक्स अमाउंट किसका भर लिया है, अमोनियम नाइट्रेट का, तीनों बर्तन में। ओके और टेम्परेचर भी सेम है तीनों बर्तन के लिए। और हम देख रहे हैं पहले बर्तन को हमने कितने टाइम बाद मीजर किया, 1190 सेकंड बाद पहले बर्तन को मीजर किया। फिर वहां पे हमने देखा कि भाई वहां पे हमारे पास नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का जो है कितना अमाउंट मिल रहा है। फिर हमने देखा 2300 मिनट बाद दूसरे बर्तन को 2300 मिनट बाद खोल के देखा कि उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वॉल्यूम प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। और तीसरा यहाँ पे हमने इन्फिनिटी, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तब जाके तीसरे बर्तन को बहुत देर बाद खोला, तब हमने वहां पे देखा कितना अमाउंट नाइट्रोजन का हमें मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है और वही बोला है कि सो दैट कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई ये रिएक्शन होगी कैसे, तो रिएक्शन होगी कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट है तो ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें N2 प्लस 2H2। ओके ये हमारे पास एक्वस है, H2 हमें लिक्विड मिलेगा और N2 क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। तो यही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं टाइम के साथ। तो 1190 सेकंड पे हमने देखा वॉल्यूम इतना मिल रहा है इसका, 2300 सेकंड पे देखा इतना वॉल्यूम मिल रहा है, और T इंफिनिटी पे देखा तो हमारे पास इतना वॉल्यूम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीधे बस भाई हम प्रोडक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या है, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो V क्या है, इंफिनिटी हमें पता है, V इंफिनिटी कितना है 9.50 और VT1 कितना है 5.0 और VT2 कितना है मेरे पास 7.30 है। तो हमें इस वाले में कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, तो हमें एक्सप्रेशन यूज करना है भाई K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे T और ये लॉग यहाँ पे V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT, ये एक्सप्रेशन यूज करना है। तो हमें पहले प्रूव करना है कि पता करिए रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है और रेट कांस्टेंट भी पता करना है। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट पता करना है तो मैं कोई भी डेटा का सेट ले सकता हूं। तो मैं पहले ये वाला सेट ले लेता हूं, पहला वाला सेट ले लेता हूं। तो पहले वाले सेट में क्या है भाई, पहले वाले सेट में है कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 1190 मिनट सेकंड है, 1190 सेकंड है। ओके और यहाँ पे लॉग V इंफिनिटी कितना है, V इंफिनिटी है 9.50 डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी कितना है 9.50 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा VT कितना है यहाँ पे 5 है, 1190 सेकंड पे कितना है भाई 5 है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.0। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1190 और ये लॉग 9.5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4.50 और रेट कांस्टेंट तो यूनिट कितनी आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। अब दूसरा डेटा सेट देखते हैं, दूसरा डेटा सेट देखते हैं। तो दूसरे डेटा सेट में क्या है भाई, दूसरे डेटा सेट में है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। दूसरे डेटा सेट में टाइम कितना है 2300 सेकंड, तो यहां पे हो जाएगा ये 2300 सेकंड और ये लॉग V इंफिनिटी कितना है, तो V इंफिनिटी है 9.50 डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी कितना है 9.50 माइनस VT कितना है यहाँ पे 7.30 है। ओके तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 2300 और ये लॉग 9.50 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2.20 और ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तीसरे डेटा सेट में बस यही दो डेटा सेट है हमारे पास, यही दो डेटा सेट है, तो यहां से मैं दोनों डेटा सेट के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये जो इसका फाइनल आंसर आएगा जो मैंने यहां पे लिख रखा है, ये आएगा 0.000, तीन ही जीरो है ना जी हाँ, 6 पर सेकेंड आएगा। यहां पे भी ये कितना आएगा 0.0006 पर सेकेंड आएगा। तो जी हाँ देखिए, दोनों डेटा सेट के लिए हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर आई है, तो यहां से प्रूफ होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरी बात, रेट कांस्टेंट कितना आएगा, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा 0.006 पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तय हो गई है। तो इसको इस तरीके से करना है। इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा वर रिपोर्टेड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। ओके, तो यहां पे जो इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, N2O5 दिया हुआ है। ओके, ये डिकम्पोज होगा तो ये हमें क्या देगा, NO2 देगा। ओके, डिकम्पोजिशन में क्या देगा, NO2 देगा। तो इसको मैं 2 कर लूं तो ये 4NO2 देगा, प्लस हमें क्या देगा, ये O2 देगा। ये इसका जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए, अब ये क्या है, N2O5, ये गैस है, ये भी गैस होगा, और ये भी क्या होगा, हमारे पास गैस होगा। ओके, तो यहां पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम देखना है। मेनली हमें किस पे फोकस करना है, ऑक्सीजन के वॉल्यूम पे। ओके, क्योंकि यहां पे देखिए फॉलोइंग डेटा और रिपोर्टेड वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हम ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है भाई, देखिए T इंफिनिटी पे ये क्या है हमारे पास, V इंफिनिटी है, ये क्या है V1 है, ये क्या है V2 है, ये क्या है V3 है, और ये क्या है V4 है। तो हमें यहां पे क्या करना है भाई, चार हमारे पास V के 4 वॉल्यूम है, 4 डेटा है, और V इंफिनिटी पता है, तो हमें चारों के लिए क्या करना है भाई, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। बाकी अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कोई भी एक डेटा सेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। ओके, तो देखिएगा भाई, यहां पे फिर से देखिए, जब हम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो देखिए V0 कहीं नहीं दिया है, T बराबर 0 यहां पे आपको नहीं देगा प्रोडक्ट के टर्म में, क्योंकि T बराबर 0 पे प्रोडक्ट है ही नहीं। ओके, तो देखिएगा यहां पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए होगा भाई रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और ये log V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT होगा। ओके, तो आज ही हम बारी बारी रेट कांस्टेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, मैं पहले डेटा के लिए कर रहा हूं, K इज इक्वल टू 2.303, यहां पे कितना टाइम दिया हुआ है, 120 मिनट है पहले डेटा सेट में, तो यहां पे 120 मिनट हो जाएगा। log V इंफिनिटी फिक्स है, V इंफिनिटी कितना है 84.35 डिवाइडेड बाय पहले डेटा के लिए V1 कितना है, तो ये है 37, सॉरी V इंफिनिटी कितना है 84.35 माइनस यहां पे कितना है 37.70, ये हो गया। दूसरे डेटा सेट के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन दूसरे डेटा सेट में टाइम कितना है 160 मिनट, और ये हो जाएगा log V इंफिनिटी कितना है, V इंफिनिटी है 84.35 डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी कितना है 84.35 माइनस VT यहां पे कितना है 45.85 है, ये हो गया। तीसरे डेटा सेट के लिए K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां पे है 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा T कितना है तीसरे डेटा सेट के लिए, ये है 200 मिनट, तो ये 200 मिनट हो जाएगा, और ये log V इंफिनिटी है 84.35 डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी है 84.35, और ये माइनस VT यहां पे कितना है 52.67। ओके, तो इन सारे डेटा के लिए आप क्या करोगे, चौथा डेटा है आप उसके लिए भी कर लोगे 240 मिनट पे भी, और ऐसे इक्वेशन बना लोगे। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि सारे रेट कांस्टेंट बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखते हैं भाई, जब आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो सबके रेट कांस्टेंट क्या होंगे, बराबर ही आएंगे, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0. ये आ जाएंगे हमारे पास, इसका आएगा 0.0049 मिनट इनवर्स आएगा। कितना आएगा 0.0049 मिनट इनवर्स। यहां पे भी क्या आएगा 0.0049 मिनट इनवर्स आएगा। इतना ही आ रहा है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। यहां पे भी क्या आ रहा है 0.0049, और ये मिनट इनवर्स आ जाएगा।
तो आप देख रहे हो सारे डेटा सेट के लिए रेट कांस्टेंट बराबर आ रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ जो है रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अगर रेट कांस्टेंट चेंज होने लगे सारे डेटा के लिए, देखिए यहाँ पे सारे डेटा के लिए रेट कांस्टेंट सेम है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सही है। अगर यहाँ पे डिफरेंट डेटा सेट के लिए अगर रेट कांस्टेंट बहुत अलग आने लगे तो आप समझ लेना कि ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इस पे भी बेस्ड में और भी प्रॉब्लम्स आपको आगे कराऊंगा। तो क्या आपको बात समझ में आ गई इन दो रिएक्शन से? इन दो रिएक्शन से बात समझ में आ गई है कि वॉल्यूम के टर्म में हमें क्या सीखा हमने भाई? हमने सीखा कि दो कंडीशन होंगी वॉल्यूम के टर्म में। पहली कौन सी? एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कौन सा होगा? एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। मेनली गैस का वॉल्यूम जो होगा, यहां पे जो गैस होगा, गैस वॉल्यूम, उसको हम मेजर करेंगे। ओके, तो जब हम रिएक्टेंट का एस्टिमेशन करेंगे तो इस केस में क्या होगा? पहली बात तो V नॉट आपको दिया रहेगा, ओके, और VT दिया रहेगा, ओके, और यहां पे V इंफिनिटी आपको नहीं दिया रहेगा। V इंफिनिटी क्यों नहीं दिया रहेगा भाई? ठीक है, ये H2O2 है, ये हमें H2O दे रहा है और प्लस हमें O2 दे रहा है, तो हमें रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन को देखना है। तो V इंफिनिटी मतलब जब रिएक्शन खत्म हो गया है तो यहाँ पे H2O2 तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो आपको इसलिए V इंफिनिटी यहाँ पे नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे जो V इंफिनिटी नहीं देगा तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा K = 2.303 अपॉन T, और ये log V नॉट अपॉन VT हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A नॉट के, और VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A T के, जब हम डायरेक्ट रिएक्टेंट को ही मेजर कर रहे होंगे। प्रोडक्ट वाले में क्या हो जाएगा? इसमें आपको V नॉट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन शुरू हो रही है तो प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं होगा। VT आपको मिलेगा, और यहां पे मिलेगा आपको V इंफिनिटी मिलेगा। और यहां पे A नॉट को कौन दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा V इंफिनिटी, और AT को कौन दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा V इंफिनिटी माइनस VT। और यहां पे हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है? तो यहां पे एक्सप्रेशन यूज करना है K = 2.303 अपॉन T, और ये log V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ठीक है भाई, तो होप आपको ये वॉल्यूम के टर्म में चीजें आ गई होंगी। तो वॉल्यूम के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर को पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे किसमें? हमें पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, और साथ ही साथ हम रोटेशन के टर्म में भी चीजों को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।